आज आदिकाल की विशेषताओं के अंतर्गत अगले व्याख्यान में आदिकाल की कुछ विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। पिछली बार आदिकाल की विशेषताओं के अंतर्गत वीरता के चित्रण के बारे में बात की गई थी और वीर गाथा के बारे में बात की गई थी और इसके अतिरिक्त श्रृंगार पक्ष के संयोग पक्ष के बारे में बातें की गई थी। आज उसी क्रम में दूसरी विशेषता के अंतर्गत वियोग की विशेषताओं की बात की जाएगी। वियोग वर्णन में अनेक प्रकार की विशेषताएं मिलती हैं जो आदिकाल के विशेषताओं के अंतर्गत समाहित की जा सकती हैं। वियोग वर्णन में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये ध्यान में आती है कि आदिकाल में जो वियोग वर्णन है उसमें एक रूपता मिलती है। इस वियोग श्रृंगार के वर्णन में अनेक कारण दिखाई देते हैं। वियोग होने का कारण यह होता है कि उस समय बाल विवाह का ज़्यादा प्रचलन था और जब फिर नायक या नायिका युवावस्था को प्राप्त होते हैं तब वो अपने प्रिय या प्रेम भाव के उदय के कारण प्रिय का स्मरण करते हैं और वो वियोग में पड़ जाते हैं। जैसे ढोला मारो रा दुहा में यदि हम देखें तो इस तरह के वियोग वर्णन मिलते हैं जिसमें ढोला और मारू के विवाह बाल्यावस्था में हो जाते हैं और फिर युवावस्था में प्राप्त होने पर उन्हें अपने प्रिय की याद आती है और प्रिय की याद आने पर वो वियोग में पड़ जाते हैं। इसलिए एक कारण ये भी माना जा सकता है कि कम उम्र में विवाह या अपरिपक्व अवस्था में विवाह के कारण या प्रेम के कारण ये वियोग की अवस्था आती है। एक और कारण दिखाई देता है और वो है पलायन, यानी नायक या नायिका में से नायक प्रायः धन कमाने के लिए या किसी युद्ध में या किसी अन्य कारण से अपने प्रिय प्रेमिका अथवा पत्नी को छोड़कर दूर देश चला जाता है और ऐसी स्थिति में दूर जाने पर नायिका वियोग में पड़ जाती है। इस तरह से रोजगार के लिए पलायन या किसी अन्य कारण से पलायन होने से एक प्रकार की वियोग की स्थिति आ जाती है। यह भी आदिकाल के साहित्य में दिखता है और विशेष रूप से यदि हम देखें तो संदेश रासक में भी जो नायिका है वो अपने पति से दूर हो जाती है और परदेश गए पति को वह एक पथिक के माध्यम से प्रेम प्रसंगों को या प्रेम संदेश को भिजवाती है। इस प्रकार नायक और नायिका में अलगाव का एक कारण वियोग होता है और इस वियोग का कारण, अलगाव का कारण पलायन होता है। तो इस प्रकार संदेश रासक की जो नायिका है वह भी इस कोटि में रखी जा सकती है। इसके अतिरिक्त ढोला मारू में भी यदि आप देखें तो वो जब वो दूर देश चला जाता है और दूर देश के बाद वो पुनः अपने देश आता है तो उसकी पत्नी पुनः वियोग में पड़ जाती है। तो इस तरह से मारवणी और मालवणी दो नायिकाओं का वियोग देखने को मिलता है। एक का वियोग बाल्य अवस्था के प्रेम के कारण है, विवाह के कारण है, और एक का वियोग उसके पति से अलगाव के कारण है, यानी पति जब वापस अपने पुराने घर चला जाता है। तो इस तरह की दोनों स्थितियां देखने को मिलती हैं वियोग श्रृंगार में कि वियोग की स्थितियां भी महत्वपूर्ण होती हैं। एक अन्य स्थिति भी दिखाई पड़ती है और वो है पर नारी प्रेम। कई बार ऐसा आता है कि नायक किसी दूसरी स्त्री के प्रेम के जाल में फंस जाता है या किसी दूसरी स्त्री से प्रेम करने लगता है। ऐसी स्थिति में उसकी पूर्व प्रेमिका वियोग में पड़ जाती है। तो इस तरह के भी वियोग का वर्णन या इस तरह के वियोग श्रृंगार का वर्णन भी आदिकालीन साहित्य में मिलता है। नायिका के और नायक के प्रथम मिलन के बाद जब नायक नायिका के बीच दूरी हो जाती है तो भी वह वियोग का कारण बनता है और इस तरह से उसकी स्मृति में, नायक या नायिका की स्मृति में अपने प्रिय की याद आती है और वो भी वियोग का कारण होता है। एक अन्य स्थिति में नायक या नायिका अपने प्रिय की प्रशंसा सुनकर एक तरफा प्रेम को आश्रय दे देती है, यानी नायक अगर नायिका की प्रशंसा सुन लेता है तो बिना देखे उसके प्रेम में पड़ जाता है। उसी तरह नायिका भी यदि नायक की प्रशंसा सुन लेती है तो वह बिना देखे नायक को उसके प्रेम में पड़ जाती है।
और उसी प्रेम में, कल्पना में ही वह वियोग की स्थिति को भी स्वीकार करती है। तो इस प्रकार वियोग इस कारण भी होता है कि केवल प्रशंसा सुनकर एक तरफा प्रेम में पड़ जाना, उसमें नायक को नायिका की खबर नहीं होती या नायिका को नायक की खबर नहीं होती, यानी दोनों ये नहीं जानते कि वो ये दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। नायक सिर्फ ये मानता है कि मैं नायिका से प्रेम करता हूँ और नायिका यह समझती है कि मैं नायक से प्रेम करती हूँ। तो इस तरह से दोनों अपने अपने दुनिया में या एक तरफा प्रेम के जाल में फंसे रहते हैं। तो ये भी एक वियोग का कारण होता है। इस तरह से अनेक कुछ स्थितियां हैं जिसमें वियोग श्रृंगार का वर्णन किया गया है। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि आदिकालीन साहित्य में जो वियोग श्रृंगार का वर्णन है वो इस तरह से अनेक भागों में या अनेक कारण से मिलता है। इन वियोग वर्णन की एक और विशेषता है कि आदिकाल का जो वियोग श्रृंगार का वर्णन है उसमें पारंपरिक उपमानों का प्रयोग किया गया, यानी नायक या नायिका जब वियोग में पड़ते हैं तो वह एक ही तरह की बातें, एक तरह के उपमानों या प्रतीकों या बिंबों का प्रयोग करते हैं। जैसे चंद्रमा की बात करना, वर्षा ऋतु की बात करना, शीतलहर की बात करना, ग्रीष्म की बात करना, और इन सब परिस्थितियों से जुड़कर वियोग का वो वर्णन करते हैं। प्रायः ये होता है कि अगर नायिका वियोग में है और वर्षा ऋतु हो रही है तो माना जाता है कि नायिका के अश्रु हैं। उसी तरह अगर ग्रीष्म में लू चल रही है, गर्म हवाएं चल रही हैं, तो उसे विरह के श्वास के रूप में नायिका का चित्रण किया जाता है। उसी तरह शीत या चंद्रमा की मलिनता आदि के चित्रण के लिए भी वियोग श्रृंगार का वर्णन किया जाता है। तो इस तरह से अनेक रूपों में आदिकाल में वियोग का वर्णन किया जाता है। नायिका के वियोग वर्णन की एक और विशेषता है कि यह प्रायः संदेश काव्य के रूप में दिखाई देता है, अर्थात नायक या नायिका अपने प्रिय को संदेश देने के लिए किसी एक माध्यम को चुनता है। वह या तो पशु पक्षी के माध्यम से भेजता है या फिर किसी पथिक के माध्यम से अपने संदेश या अपने विरह संदेश को प्रेषित करता है। संदेश काव्य में यह कथा मिलती है कि नायिका अपने विरह संदेश देने के लिए एक आम पथिक को या रास्ते के किनारे जाते हुए व्यक्ति को रोककर वो अपने प्रिय को संदेश भिजवाती है। तो इस तरह से संदेश काव्य के रूप में भी यह वर्णन मिलता है। उसी तरह मारवाणी भी या मारू तो ढोला, ये सब जितने हैं ये सब किसी न किसी माध्यम संदेश, कभी कुर्जा पक्षी के माध्यम से वो संदेश भेजना चाहती है, कभी करहा यानी ऊँट के माध्यम से संदेश भेजना चाहती है, कभी हवा के माध्यम से। इस तरह से कई अनेक रूपों में संदेश को प्रेषित किया जाता है। भारतीय परंपरा में दूत की परंपरा बहुत पुरानी है संदेश के भेजने के लिए। और यदि हम देखें तो संस्कृत साहित्य में मेघ को दूत बनाया गया था, यानी यक्षक्षिणी के वियोग में यक्ष अपनी प्रियतमा को संदेश भेजने के लिए मेघ या बादल का सहारा लेता है। तो इस तरह इसी परंपरा में आदिकालीन के हिंदी साहित्य में भी दूत के माध्यम से या किसी व्यक्ति के माध्यम से, किसी प्राकृतिक उपमान के माध्यम से या पशु पक्षी के माध्यम से प्रेम संदेश भेजने की परंपरा मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि आदिकाल में जो विरह वर्णन है वो एक अर्थ में संदेश काव्य के रूप में मिलता है। पथिक, ऊँट, पशु पक्षी, कुर्जा, मोर, काग आदि का प्रयोग दूत के रूप में या संदेश ले जाने वाले माध्यम के रूप में होता है। एक और आदिकाल की विशेषता मिलती है और वह है 12 मासा या षड ऋतु का वर्णन। नायक या नायिका के वियोग वर्णन में जो कवि है वो 12 मासा या षड ऋतु का वर्णन करता है। प्रथम 12 मासा का वर्णन बीसल देव रासों में मिलता है और यह एक प्राचीनतम 12 मासा का वर्णन माना जा सकता है। उसी तरह 6 ऋतुओं में वियोगिनी स्त्री किन किन स्थितियों का सामना करती है इसका वर्णन भी कवियों ने किया है। तो पूरे वर्ष के या तो 12 महीनों का वर्णन अथवा 6 ऋतुओं में विभक्त पूरे वर्ष पर्यंत वियोग की दशाओं का वर्णन इस कविता में मिलता है। वियोग के वर्णन की एक और विशेषता दिखाई देती है कि आदिकालीन वियोग वर्णन में
कहीं कहीं 12 मासा के अलावा लोक रंगों का चित्रण भी मिलता है, यानी लोक जीवन का चित्रण भी मिलता है। यानी नायिका अपने जिस प्रदेश में रह रही है वहाँ के जनजीवन या उसकी स्थितियों का चित्रण भी कहीं कहीं मिल जाता है। विशेष रूप से यदि संदेश रासक में देखें तो संदेश रासक में जो नायिका है वह एक ग्रामीण स्त्री है, और ग्रामीण स्त्री है इसलिए वह आसपास की चीज़ों के बीच में की स्थितियों को लेकर उसका वर्णन करती है। नायिका अपने वर्णन में शुरुआत में ही कहती है कि प्रिय के जाने के साथ ही उसका सुख अंजलि में रखे जल की तरह चला गया। यानी अंजलि में, हथेली में जब हम जल रखते हैं तो धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है, ठीक उसी तरह वह कहती है कि मेरे प्रिय के जाने से भी अंजलि में करवि करंजुल सुह समय, यानी अपभ्रंश में वो कहती है करवि करंजुल सुह समय, यानी हाथ में लिए जल, अंजलि में लिए जल की तरह वह सुख मेरा चला गया, यानी धीमे धीमे करके इस तरह के अंजलि में जल लेना, इस तरह की चीज़ों और नए रूपों का प्रयोग कविता में मिलता है। तो आदिकालीन साहित्य में हम मान सकते हैं कि आदिकालीन में लोक जीवन का भी चित्रण मिलता है। विभिन्न तरह के ऋतुओं के अलावा खान पान, वस्त्रभूषा, भाषा, बोली, रहन सहन, आचार विचार, परंपराएं, त्योहार, व्रत आदि का चित्रण मिलता है। और इससे हम कह सकते हैं कि आदिकाल के वियोग विवरण में लोक जीवन का भी चित्रण मिलता है। विशेष रूप से प्रथम वर्ष में जो ढोला मारू की कविता है, उस ढोला मारू में इस तरह के लोक जीवन का विशद चित्रण मिलता है। और इस रूप में हम कह सकते हैं कि आदिकाल की जो कविता है वो आदिकाल की कविता का वियोग वर्णन लोक जीवन को भी ध्वनित करता है या चित्रित करता है। इस लोक जीवन के चित्रण में और वियोग वर्णन में पारंपरिक उपमानों का प्रयोग किया गया, यानी जो अन्य काव्य धारा में जो उपमाओं का प्रयोग किया जाता था, चंद्रमा, सूर्य की किरणें, धरती और इस तरह के का प्रयोग आदिकाल की साहित्य की विशेषता है। इसके अलावा आदिकाल के साहित्य में एक और विशेषता मिलती है, वो वीरा की 10 दशाओं का वर्णन भी मिलता है। कि वीरा की 10 दशाओं का वर्णन भी आदिकालीन कविता में मिलता है। इसके अतिरिक्त आदिकालीन साहित्य में जो वीरा वर्णन मिलता है वो अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन मिलता है। यानी कवि नायिका के दुख या नायक के दुख को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करता है, सामान्य से अधिक आकर्षक या रुचिपूर्ण बनाने के लिए अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करता है। इसमें कई स्थानों पर मार्मिकता का भी चित्रण मिलता है। विशेषकर ढोला मारू या संदेश रासक में हम देखें तो कई स्थानों पर नायिका की वास्तविक स्थिति या दुख भरी स्थिति का कारुणिक और मार्मिक चित्रण मिलता है। वियोग वर्णन की एक और विशेषता दिखती है कि इसमें कहीं कहीं श्रृंगार और भक्ति का मिश्रण मिलता है। विशेषकर यदि हम विद्यापति की बात करें तो विद्यापति में कृष्ण और राधा का जो वियोग वर्णन मिलता है वह श्रृंगार और भक्ति दोनों के मेल से बना हुआ। इसी प्रकार अमीर खुसरो में जो सूफी तत्व को अपनाते हैं वहाँ पर भी जब वो परम ब्रह्म या परम शक्ति के प्रति जो कव्वालियाँ लिखते हैं या उनके संबंध में जो काव्यांश प्रस्तुत करते हैं उसमें भी श्रृंगार या वियोग वर्णन और भक्ति का मिश्रण मिलता है। विशेष रूप से अमीर खुसरो निजामुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे और निजामुद्दीन औलिया निजामुद्दीन चिश्ती सूफी संप्रदाय के अंतर्गत आते थे। और विशेषकर उनकी मृत्यु पर जब उन्होंने लिखा था चल खुसरो घर आपने रैन भय चौदेश, तो ऐसी स्थिति में ये कई वियोग की स्थितियाँ चित्रण करते हैं और उस वियोग की स्थिति में हम कह सकते हैं कि उसमें सूफी भक्ति और श्रृंगार के वियोग दोनों का मिश्रण मिलता है। तो इस प्रकार विद्यापति में राधा कृष्ण के वियोग में श्रृंगार और भक्ति का मिश्रण मिलता है और अमीर खुसरो में सूफी भक्ति और श्रृंगार का मिश्रण मिलता है। इन समस्त वियोग वर्णनों में दो बातें स्पष्ट आती हैं कि कवि या तो सामंतों को प्रशंसा करने के लिए वियोग वर्णन करता है, अर्थात राजा रानी इनको प्रसन्न करने के लिए वियोग वर्णन को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करता है, या फिर कवि
अपने अपने सहृदयता से आसपास के या कवि हृदय के रूप में कविता को प्रस्तुत करता है। जैसे अगर हम चंद्रवर दाई को देखें तो चंद्रवर दाई पृथ्वीराज रासो के दरबारी कवि थे, इसलिए वहाँ पर पृथ्वीराज रासो में जो वियोग वर्णन है उसको हम कह सकते हैं कि वहाँ कवि अपने राजा को प्रसन्न करने के लिए वियोग वर्णन को अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करता है। लेकिन अद्दहमाण संदेश रासक काव्य जब लिखते हैं, अब्दुल रहमान संदेश रासक काव्य जब लिखते हैं, तो वहाँ पर एक ग्रामीण स्त्री के वियोग का वर्णन किया गया है। तो ऐसी स्थिति में कहेंगे कि वह वियोग वर्णन एक कवि के द्वारा किया गया वियोग वर्णन है। इस प्रकार आदिकाल की वियोग श्रृंगार की अनेक विशेषताएं हैं जिसको इन बिंदुओं पर आसानी से समझा जा सकता है। अगली कक्षा में हम कुछ अन्य बिंदुओं पर बात करेंगे।